अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक और शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स और हल्का अहबाब में बताइए कि वो भी इसको सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, आज जो आपसे बात करूँगी मैं ख़ास तौर पर वो अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस के हवाले से करूँगी थोड़ी सी। उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा सानहा था जो कि जब पेश आया अक्टूबर के महीने के आखिर में, तो उसके बाद कौम बड़ी सोगवार थी। बड़ा अंदोनाक ये सानहा था। ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान में पहली दफ़ा कोई सहाफ़ी जो है वो शहीद कर दिया गया या कोई ऐसा गैर मामूली इस लिहाज से ये वाक़या था कि कोई बैरूनी मुल्क इस तरह से शहादत किसी की हुई हो। लेकिन जिन हालात में ये वाक़या पेश आया वो बड़े इम्पॉर्टेंट थे और यही वजह है कि इस वाक़े के कौम के ऊपर गहरे असरात मुरतब हुए। पहले तो आप ये देखिए कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो एक क्रेडिबल सहाफ़ी जाने जाते हैं और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट पाकिस्तान के ऐसे जो कि कभी भी हवाई बातें नहीं करते थे। हमेशा जब वो अपने प्रोग्राम करते थे तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो भी वो बात कर रहे होते थे उनके उसके सबूत प्रूफ उनके पास मौजूद होते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि जनाब वो अपनी क्रेडिबिलिटी में अपनी रिसर्च के तहत जो भी बात कर रहे होते थे वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको उससे इख्तिलाफ भी हो सकता है, आप उसको रद्द भी कर सकते हैं, आपको उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी सहाफ़ी के दुश्मन बन जाएं। लेकिन हमारे मुल्क में तो ये कोई पहला वाक़या नहीं था ऐसा। बहुत सारी मौक़ों पर हमने देखा कि आमरीत हो या जमहूरियत हो, ना तो जमहूरियत पूरी तरह जमहूरियत है, ना आमरीत पूरी तरह आमरीत है। लिबादे ओढ़े होते हैं लेकिन असल में है तो वही एक आमरीत पसंदी। जो भी शख्स इक़्तिदार में होता है वो अपने आप को फ़िरौन या खुदाई समझता है और फिर वो वही हरकतें करता है कि जो तनकीदी बात है या जो दूसरा मौक़िफ़ है वो उससे बर्दाश्त नहीं होता। और यही सूरत हाल इस मामले में भी थी। अरशद शरीफ शहीद साहब, जिनको आमतौर पर लोग कहते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट का सहाफ़ी है, उसकी वजह ये होती थी कि आप देखिए उनके ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स थे वो ज़्यादातर प्रोग्राम्स ऐसे होते थे जिसमें वो बहुत ज़्यादा जो DGISPR के ताउन से जाके दूर दराज इलाकों में फ़ौजी जवानों के साथ वो प्रोग्राम्स करते थे, उनके साथ हौसला बढ़ाते थे, शहदा के घर जाया करते थे। वो ख़ुद भी एक शहीद बाप के बेटे थे और उनका एक भाई भी शहीद हो चुका था, तो शहदा की फ़ैमिली से थे वो। तो ये अगर आप कहें कि जो अफ़वाज पाकिस्तान की मोहब्बत उनके खून में रची बसी हुई थी, उनका सारा ब्रॉटअप ही इस माहौल में हुआ था। और उसके साथ साथ फिर ये कि जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते थे उसके बारे में भी लोगों का ये ख़्याल था कि ये जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उनकी बुनियाद पर वो ये प्रोग्राम करते हैं। तो बहुत सारे लोग उस वक्त इख्तलाफ करते थे कि अरशद शरीफ साहब जो है वो एजेंसियों के एक इस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी हैं और जो वो बात कहते हैं वो उसको प्रोपेगेट करने का एक ज़रिया बन जाते हैं। ये उनकी कोई अपनी पर्सनल रिसर्च नहीं है, ये उनका मौक़िफ़ होता था लोगों का। लेकिन बहरहाल उसके बाद हमने देखा वक्त गुज़रता गया और जब वाक़या पेश आया अप्रैल में रजीम चेंज का, तो उस वक्त हमें नज़र आने लगा कि अरशद शरीफ शहीद बेसिकली जो हैं वो बहुत हद तक इस सारे ऑपरेशन के हवाले से ना तो ये कि सिर्फ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते थे, बहुत करीबी इन्फॉर्मेशन रखते थे, बल्कि इसके साथ साथ वो इस मौके पर ये बड़ा क्लैरिटी से समझते थे कि इस सारे वाक़े में इमरान ख़ान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है। उनकी हुकूमत को एक बैरूनी साजिश के ज़रिए यहाँ के सहूलतकारों के साथ मिलकर, सियासतदानों के साथ मिलकर नाजायज़ तरीके से गिराया गया है। और उनका ये मौक़िफ़ था कि इस सारे ऑपरेशन में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो अवाम है उनका ये हक़ छीना गया है कि ये उनका हक़ है कि उन्होंने किसको अपने ऊपर हुक्मरान बनाना है, किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। तो ज़बरदस्ती उनके ऊपर लोगों को दूसरे लोगों को मुसल्लत करके ये उनका हक़ छीना गया। तो वो बड़ी क्लैरिटी से इस बात में अवाम के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे और उनका ये मानना था कि ये जो अब लोग मुसल्लत किए गए हमारे ऊपर, क्योंकि वो इन पर बहुत सारे केसेस के हवाले से रिसर्च कर चुके थे, प्रोग्राम्स कर चुके थे, तो उनका ये मानना था कि ये इतने क्लियर ओपन एंड शट केसेस हैं और ये लोग यकीनन वो लोग हैं जिन्होंने कौम को बुरी तरह से लूटा है, वतन को बुरी तरह से लूटा है। तो उनके लिए भी ये नाकाबिले बर्दाश्त बात थी कि ये कैसे लोग आकर दोबारा हुक्मरान मुसल्लत हो गए हैं जिनके बारे में उनको यकीन था कि ये लोग करप्ट लोग हैं। उनकी करप्शन के ख़िलाफ़ वो काम कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास थी इस हवाले से। रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से जब उन्होंने बात करना शुरू की
तो ना सिर्फ ये कि वो बड़ा खुल के इस सारे ऑपरेशन में इन सियासी जमातों के ऊपर बात कर रहे थे, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर भी बात कर रहे थे। और वो बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट का काम ये नहीं है कि वो हुकूमतें गिराए या बनाए या किसी की इस मामले में सहूलतकारी करे, बल्कि उनका काम ये है ही नहीं है। उनका काम सरहदों की हिफाजत करना है, उसके लिए हम सिपाहियों के साथ खड़े। लेकिन जब वो अपने आइनी हद से तजावुज़ करते हैं तो उस पर वो तनकीद करते थे। तो वो काफ़ी हद तक एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी बनकर उभरे। और उसके बाद मुसलसल वो अपने चैनल पर, अपने प्रोग्राम्स में बहुत सारी चीज़ों पर सवालात उठाते थे। वो कौन था? एक ऐसी इस्तिलाह थी जो अरशद शरीफ ने सबसे पहले मुतारिफ़ कराई थी, और फिर ट्विटर पर उनके मुख्तलिफ़ पैगामात में और फिर मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में जिस तरह से वो खुल कर बोल रहे थे, यकीनी तौर पर ये मुक़्तदर हलकों को किसी आँख भाने वाला नहीं था। और ऐसा ही हुआ। हमने देखा कि इस सारे ऑपरेशन के बाद वो तमाम तर सहाफ़ी जो दीवार के उस तरफ थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पहले कभी प्रो इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़ी का लक़ब पाते थे, अब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन चुके थे। अब वो सहाफ़ी जो मुहिब्बे वतन थे, अब वो गद्दार वतन कहलाने लगे। उनके ऊपर बीसियों मुक़द्दमात कायम हो गए मुल्क के तूल व अर्ज़ में। न जाने कौन कौन से इलाकों में जिनके नाम भी पहली दफ़ा सुने थे, और न जाने कौन कौन से वो नामालूम शहरी थे जिनके रातों रात ज़मीर जागे और सब ने एक ही तरह के मतन के साथ FIRें कटवाईं और मुक़द्दमात दर्ज करवा दिए। इनमें इमरान रियाज़ ख़ान हो, अरशद शरीफ हो, ख़ावर घुमन हो, या बहुत सारे दीगर सहाफ़ी हों। सिर्फ यही नहीं, साबिर शाकिर हों। बहुत सारे सहाफ़ी यहाँ पर रह के सऊबतें बर्दाश्त करते रहे। कुछ ने मुल्क छोड़ने में आफ़ियत जानी। अरशद शरीफ शहीद एक निडर सहाफ़ी थे, वो बहादुर सहाफ़ी थे। वो अपनी आवाज़ तो बंद नहीं करना चाहते थे इन सारे हथकंडों के बाद, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर सोचा कि वो जिस ब्रॉटअप से थे, जिस तरह के मिजाजन शख्स थे, उनके लिए शायद अपनी तौहीन या तज़लील इस हद तक होना कि उनकी गिरफ़्तारी की जाए, या जिस तरह से हमारे यहाँ एक आपको मालूम है कि पुलिस और एजेंसीज़ का तरीक़ाकार है, जिस तरह से तौहीन की जाती है, तज़लील की जाती है, वो शायद उनके लिए काबिल कबूल नहीं थी। यही वजह है कि उन्होंने सोचा समझा, मशवरों से उन्होंने यही प्लान किया कि फ़िलहाल मुल्क को छोड़ कर ही जाया जाए और कहीं दियार गैर में जाके पनाह ली जाए। वो दुबई चले गए, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हें दुबई से भी रिमूव करवा दिया गया। इत्तलात यही हैं कि दुबई की हुकूमत पर यहाँ से प्रेशर डाला गया कि जनाब इनको यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा, और फिर इवेंचुअली उनको दुबई छोड़ना पड़ा। वो किसी ऐसे मुल्क की तलाश में थे जहाँ उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल की पॉलिसी से वो मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि उनके पास जो वीज़ा था वो मुख्तलिफ़ ममालिक के वीज़े दस्तयाब नहीं थे। इसलिए वो कीनिया चले गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ अर्सा गुजारा और अपनी शहादत से तकरीबन 2 महीने तक वो वहीं पर मुकीम थे। वहाँ पर वो फार्म हाउस में थे, किसी 2 भाइयों के मेज़बानी में थे जिनके नाम खुर्रम वक़ार बताए जाते हैं। वो लोग कौन थे, वहाँ तक वो कैसे पहुँचे थे, और क्या कत्ल की सारी जो वारदात है उसके वो ऐनी शाहिद हैं या उनमें उनका कोई किरदार है? ये बहुत सारे सवालात हैं जो अभी तक अपनी जगह जवाब तलब हैं। लेकिन हमने ये ज़रूर देखा कि इस सारे कत्ल के बाद जिस तरह से उन्हें बेईमाना तरीके से गोलियां मारकर इंतहाई करीब से निशाना बनाया गया, उसके बाद से अब वतन तो हमारा सारा सोगवार था ही, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इस पर बदलते मौक़िफ़ ने लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का। कभी ये कहा गया कि जनाब वो तो किसी अंधी गोली का शिकार हो गए, गलतफ़हमी में मारे गए। कभी कहा गया कि नहीं जनाब कोई टारगेट किलिंग है और उनके अपने ही जो लोग हैं उन्होंने मरवा दिया, और न जाने कैसे कैसे रुख देने की कोशिश की गई। लेकिन तहकीकात को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ाया गया जैसे बढ़ाना चाहिए था। ना तो कोई बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ, ना FIR कटी, और ना ही किसी को नामज़द किया गया। इस बात के ऊपर उनके जो शहदाएँ के शहीद के जो लवाहिकीन थे उनको मालूम था कि वो किन लोगों की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए, कहाँ पे उनके ऊपर मुकदमात कायम हुए और कैसे उनको शहीद किया गया। लेकिन वो ये चाहते थे कि ये इन्वेस्टिगेशन एक प्रॉपर फोरम के थ्रू हो। लेकिन हमने देखा कि उसके बाद एक मुजरिमाना खामोशी थी, जिसके बाद सब लोग आवाज़ बन रहे थे कि आखिर अरशद शरीफ शहीद के कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन क्यों आगे नहीं बढ़ रही। ना तो जुडिशल कमीशन बन रहा था, वज़ीर-ए-आज़म ने भी ख़त लिख दिया, लोगों ने भी डिमांड्स की, वकला ने डिमांड्स की, सहाफ़ियों ने डिमांड्स की, लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई इसका असर नहीं हो रहा था। लेकिन फ़ाइनली फिर इमरान रियाज़ ख़ान साहब ने भी एक कैंपेन लॉन्च की जिसमें उन्होंने कहा कि सब मिलकर खतूत लिखें, और फिर सब ने पाकिस्तान से मिलकर हज़ारों शहरियों ने खतूत लिखना शुरू किए। ख़ुद इमरान ख़ान साहब ने भी ख़त लिखे और प्रेशर बढ़ाया कि किसी तरह से इस वाक़े की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। और अब फाइनली एक अच्छी खबर इस लिहाज तक तो एक अच्छी खबर आई कि इसके ऊपर सुओ मोटो ले लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मुतल्लिका इदारे और साहिबान हैं उनसे रिपोर्ट भी तलब कर ली, फ़ौरी समाअत का आगाज़ भी कर दिया।
लेकिन क्या अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी तक बाकी है, क्योंकि वो तमाम लोग जो अभी तक अरशद शरीफ शहीद का मुकदमा तक दर्ज नहीं होने दे रहे थे, और वो तमाम लोग जो पहले उनके मुल्क से जाने पर मजबूर करने के हालात पैदा करने के ज़िम्मेदार हैं, और वो तमाम लोग जो अभी तक अपना तमाम तर असर रसूख इस्तेमाल करते हुए इस वाक़े पर सबको खामोश रहने का कह रहे थे, और वो तमाम लोग जिन्होंने उन्हें दुबई में भी नहीं रहने दिया और उन्हें कीनिया में जाना पड़ा, ये तमाम लोग क्या अब उन्हें इंसाफ दिलाने में बिल्कुल खामोश होकर एक साइड पर बैठ जाएंगे? ये देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है ताकतवरों का इंसाफ कैसा होता है। अगर कोई ताकतवर मुल्ज़िम है तो वो दियत दे के छूट जाता है, अगर कोई ताकतवर मुल्ज़िम है तो उसको प्रेशराइज़ कर लिया जाता है, अगर कोई ताकतवर मुल्ज़िम है तो ना जाने कानून की नाक कैसे मरोड़ी जाती है। ये कोई एक वाक़या नहीं है, मैं आपको हज़ारों मिसालें ऐसी दे सकती हूँ। भले फिर वो शाहज़ेब कत्ल केस हो जिसमें शाहरुख जतोई कैसे विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आ जाए, या कई और ऐसी वाक़यात, रेमंड डेविस का वाक़या हो, या कई और ऐसे वाक़यात कि जिसमें बड़े बड़े जो मुल्ज़िम हैं और जो इतराफ़ भी कर लें उसके बावजूद भी वो छूट जाते हैं। तो अरशद शरीफ के पीछे अगर कोई मुक़तदर हल्के या बड़े कोई बाअसर किस्म के मुल्ज़िमान हैं तो क्या वो ये इंसाफ होने देंगे? इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन बहरहाल फिर भी हमें एक मोहम सी उम्मीद ज़रूर है कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट जाग ही गई है 1.5 महीने के बाद, तो उम्मीद है कि अल्लाह खैर करे, कोशिश करें कि इंसाफ भी दे सकें और डट कर दे सकें। इंसाफ ऐसा हो जो होता हुआ नज़र आए। लेकिन जो इसकी इब्तिदा है वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली हियरिंग में ये कहा गया कि जनाब इसकी बाकायदा एक रिपोर्ट दर्ज की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और लवाहिकीन की मुद्दत में किया जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सका। और पुलिस की, सरकार की मुद्दत में जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि उनके अहल खाना मौजूद हैं, उनकी वालदा मौजूद है, शहीद की बेवाएँ मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं, लेकिन सरकार जो है वो ख़ुद मुद्दई बन गई है। जबकि उनके जो अहल खाना हैं उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो मुल्ज़िमान के तौर पर ख़ुद सरकार में शामिल बहुत सारे लोगों को समझते हैं कि जिन्होंने उन पे मुकदमात करवाए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की उनके अगेंस्ट आकर, तो वो कैसे वो ख़ुद ही मुद्दई बन गए उनके, तो कैसे इंसाफ होगा? इस पे तो मुझे वो शेर ही याद आ रहा है कि किससे वकील करें, किससे मुंसफ़ी जाएँ, तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। वो ख़ुद अपने ऊपर पीछे इतनी सारी डिटेल्स छोड़ गया है, ट्विटर हो, वीलॉग्स हो, या उनके अकाउंट्स हों, या डॉक्यूमेंट्रीज़ और तमाम तर चीज़ें, जिनके ऊपर हर जगह हर हर्फ में वो बता रहा है कि वो कौन था जिसने उसको इस हाल तक पहुँचाया। आज के व्लॉग से इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।